भारत में यूरोपियन का आगमन। भारत का बांस देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सदियों पुराना रहा है। इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पूर्व भी भारतीयों ने अपने समकालीन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा था। 15वीं शताब्दी के पूर्व इस तरह के व्यापार के एशियाई हिस्सों पर अरबों का और यूरोपीय हिस्सों पर इटली वासियों का एकाधिकार था। व्यापार के अति लाभप्रद होने की वजह से इटली की संपन्नता दिनानुदिन बढ़ती चली गई, जिससे प्रभावित नवोदित यूरोपीय राष्ट्रीय राज्य भी इस व्यापार में अपनी भागीदारी करना चाहते थे। परंतु इटली वासियों के एकाधिकार और साथ ही 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण वे परंपरागत समुद्री मार्ग का प्रयोग नहीं कर सकते थे। फलतः वे नवीन समुद्री मार्ग की तलाश हेतु अपना अभियान प्रारंभ कर दिया। इस तरह की यात्रा को प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने प्रायोजित किया था। इन देशों में जिस भारतीय उत्पाद की सबसे ज़्यादा मांगे रहती थी वह मसाला था। यूरोप में मसालों की आवश्यकता जाड़े के ऋतु में मांस को सुरक्षित रखने व उसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए पड़ती थी। इसके अतिरिक्त मसाले को शराब में मिलाकर इसका सेवन एक प्रकार के उष्ण पेय पदार्थ के रूप में किया जाता था। 15वीं शताब्दी में जिन यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था वे क्रमशः इस प्रकार थे: पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, डेनिश तथा फ्रांसीसी। पुर्तगाली राजकुमार डॉन हेनरिक को समुद्रिक अभियानों में काफ़ी अभिरुचि थी। इसी वजह से उसे हेनरी द नेविगेटर कहा गया है। उसने दिक्सूचक यंत्र, कुतुबनुमा तथा नक्षत्र यंत्र, एस्ट्रोलैब के आधार पर गणनाएं करके तालिकाएं तथा सारणियां बनवाई। 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यूओ डियाज ने अफ्रीका के दक्षिण स्थित उत्तमासा अंतरीप तक की यात्रा की। बार्थोलोम्यूओ डियाज यहीं से वापस पुर्तगाल लौट गया। 1492 ईस्वी में स्पेन का कोलंबस भारत की खोज हेतु आगे निकला। कोलंबस भारत की बजाय उत्तर अमेरिका के पास स्थित वेस्टइंडीज द्वीप समूह को खोज बैठा। यद्यपि अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को ही दिया जाता है, परंतु अमेरिका का यह नाम एक प्रसिद्ध नाविक अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर पड़ा था। इसके बाद 1497 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा लिस्बन से भारत की खोज के लिए निकला। उत्तमासा अंतरीप होते हुए भारत में केरल के मालाबार तट पर स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर 17 मई 1458 ईस्वी को पहुंचा। इस प्रकार भारत तक पहुंचने के एक नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज हुई, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना थी। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था, जो कि हिंदू धर्म को मानने वाला था। पुर्तगालियों का उस समय वहां पर रह रहे अरबवासियों ने जबरदस्त विरोध किया, परंतु पुर्तगालियों ने जल्द ही इन्हें भारतीय व्यापार से बेदखल कर दिया। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल दूसरा पुर्तगाली था, जिसने 13 सितंबर 1500 ईस्वी में भारत की यात्रा की। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत के अंदर आया। इस बार उसने पूर्वी जगत में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए 1503 ईस्वी में कोचीन, केरल में पुर्तगालियों की एक फैक्ट्री या कोठी या कारखाना की स्थापना की। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कन्नानौर में स्थापित हुई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी आया था। अल्मीडा ने भारत के संदर्भ में जिस एक नवीन नीति को प्रारंभ किया उसे नीले पानी की नीति कहा गया है। इसके अंतर्गत अल्मीडा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के क्षेत्र में अपने आप को मजबूती से स्थापित करना था। उल्लेखनीय है कि पुर्तगालियों ने अपने जिस एक सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना की थी उसे एस्टाडो द इंडिया कहकर पुकारा गया। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। उसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क ने ही नवंबर 1510 ईस्वी में गोवा नामक बंदरगाह को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया, जो कि 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर पुर्तगालियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। अल्बुकर्क के समकालीन विजयनगर का अत्यंत प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय 1509 से 29 ईस्वी था, जिसके साथ अल्बुकर्क के अच्छे संबंध थे। कृष्णदेवराय ने अल्बुकर्क को भटकल नामक स्थान पर किले निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। इसके लिए प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायास ने कृष्णदेवराय की भूरि भूरि प्रशंसा की। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों के सामाजिक आधार को विस्तृत करने के लिए निम्न वर्ग के पुर्तगालियों को भारत में स्थानीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया। अल्बुकर्क ने सती प्रथा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इस प्रकार इन सारी गतिविधियों के कारण भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दिनानुदिन बढ़ता चला गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस को पहली बार पुर्तगालियों ने ही लाया था। इसने ही भारत में जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती प्रारंभ की। उसने भारत में गोथिक
स्थापत्य कला का भी प्रचलन किया। उसने दक्षिण भारत में पहली बार गोला बारूद का उपयोग और जहाज निर्माण उद्योग की शुरुआत की। उसने भारत में मूंगफली, तंबाकू, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, रबर, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल या अनानास और शरीफा की खेती प्रारंभ की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगालियों के बाद भारत में जिस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है। उसकी राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा गिल्डर है। इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई। इस कंपनी को डच पार्लियामेंट स्टोटेन जनरल के द्वारा पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया। इस कंपनी की कुल आरंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। इसने भारत में 1605 ईस्वी में कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। इस क्षेत्र में उसकी दूसरी कोठी पेटापोली, निजामपट्टनम में स्थापित हुई। डचों ने 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक के साथ एक समझौता करके पुलिकट, मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की और उसे अपना मुख्यालय बनाया। पुलिकट में उसका किला गेल्ड्रिया का किला कहलाता था। बंगाल में चिंसुरा उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। भारत में अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर जल्द ही अंग्रेजों और डचों के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई। इस संघर्ष का अंत 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ, जिसमें कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डच कंपनी के बाद जिसका आगमन हुआ था वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में यह कंपनी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई और अंततः अपने को भारत के अंदर मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में सफल रही। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल ऐसा पहला अंग्रेज था जो कि स्थल मार्ग से भारत आया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी कर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए शेयरधारकों की एक कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। दूसरे शब्दों में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी दिन अस्तित्व में आई। बाद में स्टुअर्ट वंशी शासक जेम्स प्रथम 1603 से 25 ईस्वी ने एक एकाधिकार को बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज का कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर उतरा। सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति हेतु उसने आगरा में जाकर जहांगीर से मुलाकात की और तुर्की भाषा में बातचीत की। जहांगीर उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और उसे 400 का मनसब तथा खान की उपाधि सहित आगरा शहर में बसने की अनुमति प्रदान की। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की जो कि पश्चिमी भारत में उसकी पहली और पूरे भारत में दूसरी फैक्ट्री थी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी थी। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का दूत बनकर सर थॉमस रॉ सूरत नामक बंदरगाह पर उतरा और अजमेर में जाकर जहांगीर से मुलाकात की। वहाँ 3 वर्षों तक मुगल दरबार में इंग्लैंड के दूत के रूप में निवास किया। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिपुरा दोनों उड़ीसा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। फ्रांसिस डे को ही आधुनिक मद्रास शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक दुर्ग की स्थापना की जो कि कोरोमंडल पर दक्षिण भारत का मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में की गई एक संधि के अनुसार स्पेन ने इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजकुमारी कैथेरीन ब्रगेंजा से विवाह करने पर बम्बई का बंदरगाह दहेज में दिया। 1668 ईस्वी में इस बम्बई शहर को युवराज चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए से बदले में प्रदान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रादुर्भाव हुआ। उल्लेखनीय है कि आधुनिक बम्बई शहर को बसाने का श्रेय गेराल्ड ओंगियार को जाता है। 1691 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह शूजा ने इंग्लिश कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, किंतु किसी कारणवश यह लागू नहीं हो सका। 1698 ईस्वी में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार अजीम उन शाह ने सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी। इसके लिए अंग्रेजों को पुराने जमींदार इब्राहिम खान को 1200 रुपये देने थे। इन तीनों गांवों को मिलाकर ही जहाँ चारनाक के द्वारा आधुनिक कलकत्ता शहर को बसाया गया था। ऐसे इस शहर की नींव वह 1690 ईस्वी में ही रख चुका था। यहाँ की कोठी फोर्ट विलियम
स्थापना 1699 ईस्वी के नाम से पुकारा जाता था, जो कि 1700 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बना। 1717 ईस्वी में जॉन शुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज व्यापार प्रतिनिधियों का एक दल मुगल सम्राट फारुखसियार के दरबार में उपस्थित हुआ। इस प्रतिनिधि मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, ख्वाजा सेहुर्द, एक अर्मेनियन दुभाषिया तथा जॉर्ज हैमिल्टन, सर्जन डॉक्टर आदि शामिल थे। उस समय फारुखसियार एक गंभीर फोड़े से पीड़ित था, जिसका सफलतापूर्वक इलाज हैमिल्टन ने कर दिया। फारुखसियार ने खुश होकर इसी वर्ष कंपनी के नाम एक फरमान जारी किए, जिसे इंग्लिश कंपनी के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध आर्म्स ने कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा। इस फरमान के अंतर्गत कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में 3000 रुपये वार्षिक के बदले करमुक्त व्यापार के पुराने अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। इसे दस्तक कहकर पुकारा गया। उल्लेखनीय है कि यही फरमान कालांतर में बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच संघर्ष का कारण बन गया। इसी फरमान के अंतर्गत उसे सूरत में भी 10,000 रुपये वार्षिक के बदले में करमुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। साथ ही बम्बई टकसाल से जारी किए गए अंग्रेजी सिक्कों को समस्त मुगल राज्य में वैधानिक मान्यता मिल गई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत के अंदर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। यह डेनमार्क की कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य भी भारत में व्यापार करना था, परंतु इसमें जब वह सफल ना हो सकी तो इसने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तक अपने को सीमित कर लिया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर पहली फैक्ट्री तंजौर जिले के टैंकवेवार में 1620 ईस्वी में स्थापित हुई। बंगाल के श्रीरामपुर में उसने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। श्रीरामपुर भारत के अंदर उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना। 1745 ईस्वी में इस कंपनी ने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में जो भारत आई वह फ्रांसीसी कंपनी थी। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के एक मंत्री कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। यह एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत के अंदर 1668 ईस्वी में सूरत, गुजरात में फ्रांसिस कैरो के द्वारा स्थापित की गई। मरकारा ने भारत में दूसरी फैक्ट्री कोठी की स्थापना मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1669 ईस्वी में की थी। 1690 से 92 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने बंगाल के चंद्रनगर में अपनी एक महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना की, जो कि बंगाल में उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इस प्रकार फ्रांसीसियों का भारत के अंदर प्रभाव बढ़ने लगा। चूंकि इससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपना प्रभाव जमा चुकी थी, इसलिए अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर जल्द ही दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गए। यह संघर्ष चूंकि दक्षिण भारत के कार्नेटिक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कार्नेटिक युद्ध के नाम से भी जाना गया है। प्रथम कार्नेटिक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इस समय भारत का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। इस युद्ध का तत्कालीन कारण ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी दलपोतों को पकड़ लेना बना। इस युद्ध में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा। इस युद्ध के एक अंग के रूप में सेंट टोमे या अडयार का युद्ध भी लड़ा गया, जो कि महफूज खां के नेतृत्व वाली कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया था। फ्रांसीसी विजयी रहे। यह प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष अंततः एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 ईस्वी के अंतर्गत समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी। इस युद्ध का कारण हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार के संघर्ष में दोनों कंपनियों का उलझ जाना था। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा था, जिसमें डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का पक्ष लिया था। मजबूरन क्लाइव को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लेना पड़ा। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ मिलकर तंजौर के निकट आम्बूर के युद्ध 3 अगस्त 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अनवरुद्दीन युद्ध करता हुआ मारा गया। इस प्रकार 1751 ईस्वी तक डुप्ले की शक्ति भारत के अंदर अपने चरमोत्कर्ष पर थी, परंतु उसका प्रतिकर्ष अभी आने में अधिक देर नहीं लगी। अनवरुद्दीन को पराजित किए जाने के बाद उसका पुत्र मोहम्मद अली कर्नाटक की राजधानी आरकाट से भागकर चितरापल्ली में जाकर शरण ली। डुप्ले भी चांदा साहब के साथ तिरुचिरापल्ली पहुंच गया। क्लाइव ने तब आरकाट को खाली देकर उसका 1751 ईस्वी में एक प्रसिद्ध घेरा डाला, जिसे आरकाट का घेरा कहा गया। रॉबर्ट क्लाइव के आरकाट के प्रसिद्ध घेरे ने भारत में डुप्ले के भाग्य का सर्वनाश कर दिया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया और उसके स्थान पर
गोडेहू को भारत भेजा गया। दिसंबर 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के तहत दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया। तृतीय कार्नेटिक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी। यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में प्रभावित था। इस युद्ध में फ्रांस ने जहां ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया था, वहीं इंग्लैंड ने प्रसा का पक्ष लिया। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और दोनों कंपनियां आपस में उलझ गई। इसी युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध तमिलनाडु लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। 1763 ईस्वी में यूरोप के अंततः पेरिस की संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और इसी के साथ भारत में तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी समाप्त हो गया।